चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी अग्नि समाधि। वाचक मधुर। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहा। किसी वटवृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं। भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में यह स्वर्ग सुख कहा। चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विह्वल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषत जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चनेच बेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोक था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों-दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद्व आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा। इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। 2 जून की तो बात ही क्या, जब महतों को यह रिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थीं, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी। नहीं, उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत हो कर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्ता हो जाए। एक दिन रुक्मिन बाजार में लकड़ियां बेच कर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो?
अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है। हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो यूं जवाब देती है। रुक्मिन तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया या इतना भी नहीं देखा जाता। पयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा। समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मिन को डोट चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, रात काल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला न था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़ कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छंट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, इसे कहां से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धांधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, दुत पगली, इसे तेरी सेवा ठल करने को लाया हूं। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है। ला, कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेदनीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पाथकर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्थे चढ़ा देती। आधों में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है, तो अभी कल की बहुरिया 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने को हूं ही। गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाक पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उगता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह्य हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है।
अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छिपी थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंगढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठ कर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निश्चंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमुर घुमुर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी, 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे न कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे? कुछ बेकार करती हूं, तू न मानेगी। तुम्हारी लौंडी बनकर न रहूंगी। यह तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन, झाड़ू भारू, रोटी पानी, पीसना कूटना, यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए। मुझसे अब सारा काम न होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती। 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूं? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गईं। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गईं। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयस्सर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे हों तो मुझे दे दे।
सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज मालामाल कर दिया। रुक्मिन तो 2-4 पैसों ही में टाल देती थी, मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहां से लौटकर भी वह बेकार न बैठती, कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती, पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिन से पूछा, उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देनी शुरू की, जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है, इतने सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती है। इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगी। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला, इतनी घास तो आदमी झाड़कर फेंक देता है। घास न हुई सोना हुआ। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव घर ही का, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों ही को तो। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को डोट थकामांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगाऊं, थक कर चूर हो गया हूं। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। पयाग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है? कहीं गमी तो नहीं हो गई? नहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना न होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, हुआ क्या? गांव में किसी ने गाली दी है? किसने गाली दी है? घर फूंक दूं उसका, चालान करवा दूं। सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, जल्लाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी। वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था। यहाँ तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गईं। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान।
ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को डाइन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान न थकी। बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर दो चार लातें जमा देता, पर रुक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिन उठकर एक ओर निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चिलम और तमाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जा कर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी। फिर यह समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी, उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मनाजुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ास न मरी हो तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं। मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है? फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। पयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था, ठगिनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, 3 लो भरमावे। ठगिनी सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वालासी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिह्ना से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरासी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही हैं। अब विलंब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था,
इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और पयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था, पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थीं, दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया है, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिनी ओर लपकती और कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची, अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थीं। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का गौन न था। वह तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो? फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। गवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धांजियां उसके ऊपर गिर रही थीं, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था, न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्निसमाधि में मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, 2 फरलांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश। लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मड़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है।
वहां उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्निलीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। यह रुक्मिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के दौड़े पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुधि भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए। वह मड़ैया को लिए हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मिन हाथ पांव फेंकती रही, फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिन ने अग्निसमाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिन की अधाजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातः काल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी। हम आशा करते हैं कि आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णुलोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सब तक पहुंचा सके। अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।